आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। 2019 चुनाव की गहमा गहमी है और ऐसे में ममता के गढ़ यानी कोलकाता में अपोजिशन पार्टियों का जमावड़ा लगने वाला है और 2019 चुनाव से पहले यह अपोजिशन पार्टियों का सबसे बड़ा एक तरह से जमावड़ा होगा, जहां पर तमाम अपोजिशन पार्टियों के बड़े लीडरान पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इत्तिहाद पर इत्तेफाक होगा, इत्तेफाक क्या बात बनेगी अपोजिशन पार्टियों की और इत्तेहाद एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पर ये तमाम पार्टियां आएंगी, ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन कल के इस जमावड़े में, कल के इस मेगा शो में कई बड़े लीडर हैं जो नहीं पहुंच रहे हैं। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर नहीं पहुंच रहे हैं, जो कि फेडरल फ्रंट की हमेशा बात करते रहे। इसके अलावा मायावती भी कल इस अहम रैली में नहीं होंगी। उधर कांग्रेस सदर राहुल गांधी भी नहीं होंगे और उनकी जगह पर खड़गे इस अहम रैली में शिरकत करेंगे। लेकिन फिर एक बार यही सवाल उठ रहा है इस रैली पर कि क्या 2019 से पहले अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी। इसी इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। 19 जनवरी को कोलकाता में एक बार फिर अपोजिशन की ताकत का मुजाहरा देखने को मिल सकता है। कोलकाता के तारीखी ब्रिगेड मैदान में 20 से ज्यादा सियासी जमातों के लीडरों की मौजूदगी वाली अवामी रैली से ममता बनर्जी खिताब करेंगी। ममता की इस रैली को राहुल गांधी का भी साथ मिल गया है। हालिया दिनों में यह पहला मौका नहीं है कि जब अपोजिशन जमातें एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगी। कांग्रेसी वज़ीर आला की हलफबरदारी की तकरीब के मौके पर भी अपोजिशन जमातों के लीडर यकजा हुए थे, लेकिन इन मौकों से अखिलेश यादव, मायावती और ममता बनर्जी ने खुद को दूर रखा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस रैली में यूपी में बाहमी इत्तेहाद करने वाली एसपी, बीएसपी और आरएलडी के लीडर भी शामिल हो रहे हैं और यूपी के इस इत्तेहाद से दूर रखी जाने वाली कांग्रेस के लीडर भी शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की इस रैली की तायीद करते हुए ममता बनर्जी को भेजे खत में लिखा है कि तमाम अपोजिशन मुत्तहिद है और इस रैली से एक ताकतवर पैगाम जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि पूरी अपोजिशन इस एतमाद के तय मुत्तहिद है कि सच्ची कौम परस्ती और तरक्की की हिफाजत जमहूरियत, समाजी इंसाफ और मजहबी गैर जानिबदारी जैसी अक़दार की बुनियाद पर करनी है, जिन्हें मौजूदा मरकजी हुकूमत बर्बाद करने पर तुली हुई है। ममता बनर्जी ने अपोजिशन की इस रैली को बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील से ताबीर किया है। तृणमूल कांग्रेस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इस रैली में मुल्क भर से 40 लाख लोग शिरकत करेंगे। तृणमूल कांग्रेस को उम्मीद है कि इस रैली से ममता बनर्जी एक ऐसे लीडर के तौर पर उभर कर आएंगी जो दीगर सियासी जमातों को साथ लेकर चल सकती हैं और आम इंतखाबात के बाद बीजेपी को चुनौती दे सकती हैं। इस रैली में दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल, कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू, साबिक वज़ीर आज़म देवेगौड़ा, साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, डीएमके के एमके स्टालिन, बीजेपी के नाराज लीडर शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा, बीएसपी के सतीश मिश्रा, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और मनु सिंघवी, एनसीपी के शरद पवार, आरएलडी के अजीत सिंह, पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल, दलित लीडर जिग्नेश मेवानी और झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी शिरकत करने वाले हैं। आम इंतखाबात में इलाकाई सियासी पार्टियों की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी भी इलाकाई और छोटी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद को सीढ़ी बनाकर मरकज में इक़्तिदार तक पहुंची है। बीजेपी के इसी फॉर्मूले को अपोजिशन जमातें बीजेपी के ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अपोजिशन मुत्तफिक होगा, क्या अपोजिशन पार्टियां जिस इत्तिहाद की बात कर रही, क्या उस पर एक तरह से इत्तेफाक बन पाएगा, या अपोजिशन पार्टियां क्या पटरी पर आएंगी और तमाम पार्टियों में क्या इत्तेफाक होगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस रैली के जरिए अपोजिशन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है मिशन 2019 से पहले। इसी पर अब हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अब्बास अली जैदी साहब तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के। सोमनाथ सिंह रॉय जो कि टीएमसी सपोर्टर हैं, आप भी मेरे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। अब्दुल अजीज साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में अमीर हैदर जैदी साहब और इसके अलावा तरुण चुग जो कि नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तमाम मेहमानों का इस प्रोग्राम में बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ सिंह रॉय जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि कल के
जो मेगा रैली होने वाली है, इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं? नहीं, कुछ माने क्या तो आप लोग निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक तो मैसेज क्लियर है, जो ये बीजेपी का हटाने के लिए सब सेकुलर पार्टी को ममता बनर्जी ने इनवाइट किया। सब सेकुलर पार्टी यहां पर आ रहा है। जो लोग नहीं आ रहे हैं वो लोग बीजेपी को हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे। यही एक ही मैसेज है इसमें। और ये बात भी सही है, ममता बनर्जी दीदी ने जो बात किया है 2019 बीजेपी फिनिश, तो राहुल गांधी ये नहीं आ अभी रहे पूरा भारत में प्रचार होगा। इस रैली में राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, इस रैली में मायावती नहीं आ रहे हैं, इस रैली में केसीआर नहीं आ रहे हैं। कितने नाम आपको गिनाए जाएं? सोमनाथ सिंह रॉय जी। राइट। आपने जो बोला है मैं सुना है। ऐसा बहुत सारे मीटिंग हुआ दिल्ली में भी, जहां पर हर अपोजिशन पार्टी लीडर वहां पर प्रेजेंट था। ममता बनर्जी खुद नहीं था, लेकिन दिनेश त्रिवेदी नहीं तो डेरेक साहब को उन्होंने भेजा था, रिप्रेजेंट भेज रहा है। अपोजिशन लीडर खड़गे जी यहां पर प्रेजेंट है, और मायावती जी का सेकंड मैन मिस्टर मिश्रा भी यहां पर प्रेजेंट है। राहुल गांधी जी शाम में ममता बनर्जी को चिट्ठी भी लिखा है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ये जो चल रहा है इसका पूरा सपोर्ट उनका है। फिर भी आप लोग ये देखेंगे कोई आया कौन नहीं आया तो आपका प्रॉब्लम है। मेरा हिसाब से आपने कहा कि जो लोग नहीं आ रहे हो बीजेपी के साथ जाएंगे। राहुल गांधी कहा कि जो इस रैली में शिरकत नहीं करेंगे वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। पार्टी नहीं आ रहे, जो पार्टी नहीं आ रहे वो बीजेपी का सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहे। नहीं, अगर हम बात करें तो पार्टी में फर्क होता है। वेस्ट बंगाल से लेफ्ट पार्टी से भी कोई नहीं आ रहा है। लेफ्ट के लीडर भी शिरकत नहीं कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से। अब तो सही बोल रहा है। लेफ्ट पार्टी से पहले भी वाजपेयी जी का साथ मीटिंग किया था। ये इसका मतलब ये नहीं है लेफ्ट पार्टी ये पहली बार ऐसा कर रहा है। इससे पहले भी लेफ्ट पार्टी कभी कभी नहीं आते हैं। लेफ्ट पार्टी का यही प्रॉब्लम है, वो लोग दिल्ली में ममता बनर्जी का साथ खड़ा हो सकते हैं, लेकिन बंगाल में नहीं। ममता बनर्जी ने खुद विजयन साहब को इनवाइट किया, वो लोग नहीं आए, उनका प्रॉब्लम है। मेरा हिसाब से उनका साथ बीजेपी का कुछ ना कुछ रिलेशन है, इसीलिए वो ममता बनर्जी, और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, ये जो गठबंधन महागठबंधन चल रहा है, सब पार्टी यहाँ पर, जो भी सेकुलर पार्टी है सब पार्टी यहाँ पर प्रेजेंट हुआ, वहां पर नहीं आया, उसका प्रॉब्लम है। वो बीजेपी का कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये उनका पार्टी। यानी लेफ्ट को आप सेकुलर पार्टी नहीं मानते? महागठबंधन का कोई प्रॉब्लम सोमनाथ जी, लेफ्ट को आप सेकुलर पार्टी नहीं मानते हैं? लेफ्ट तो ना हिंदू मानते हैं ना मुस्लिम मानते हैं। वो लोग तो कोई भगवान को भी नहीं मानते, अल्लाह को भी नहीं मानते, वो जो जीसस की भी नहीं मानते। वो लोग बहुत सिर्फ तो कॉमरेड को ही मानता है। कॉमरेड जो होता है ठीक है। सोमनाथ जी बात, इसको सेकुलर सोमनाथ जी आपका जवाब मुझे समझ में आ गया। आपका जवाब मुझे समझ में आ गया। ऐसा एक पार्टी है। अमीर हैदर जैदी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीपीआई के लीडर हैं और सीनियर लीडर हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करता हूं। आपने सोमनाथ और राय जी का जवाब सुन लिया, अमीर हैदर जैदी साहब, और सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अपोजिशन पार्टियां जमा हो रही लेकिन लेफ्ट गायब है। देखिए अबू रहरा साहब, आप पिछले 5 साल का कार्यकाल उठा के देखिए। देश की जो समस्याएं थी वो सड़कों पे जनता किसके साथ थी और कौन जनता के साथ सड़कों पर देश की समस्या उठा रहा था। आज अगर ये बंदर बाट को सेकुलरिज्म कहते तो मैं उसे सेकुलरिज्म नहीं कहता हूं। लेफ्ट हमेशा देश के साथ रहा है, धर्मनिरपेक्षता के साथ है, और एकमात्र पार्टी लेफ्ट है जो धर्मनिरपेक्ष है, इंसान है। हम पहले इंसान है, फिर राष्ट्रवाद है हमारे लिए, बाद में सब कुछ आता है, धर्म वरम बाद में आता है। लेकिन मसला ये है कि हम 5 साल तक जो लोग आईसीयू में थे, जिनका कोई कुछ नहीं था, और लेफ्ट किसानों का आंदोलन लड़ रहा था, तब ये सो रहे थे सारे के सारे पड़े हुए। लेफ्ट छात्रों का आंदोलन लड़ रहा था, ये सो रहे थे। लेफ्ट बेरोजगारी के आंदोलन में डंडे खा रहा था, तब ये सो रहे थे। अब क्योंकि चुनाव करीब आ गया, तो चुनाव करीब आने के बाद एक सेकुलरिज्म का एक ढांचा एक वो खड़ा है जो कह रहा है मैं सेकुलरिज्म हूं। एक ये कह रहा है, कहना चाहिए मैं दक्षिणपंथी हूं, मैं भगवान का उत्तराधिकारी हूं। तो हम इंसानियत के उत्तराधिकारी हैं, देश की आवाम के, गरीब आवाम के उत्तराधिकारी हैं। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जैदी साहब, अब ऐसे में माना किया जाए कि अब लेफ्ट कहां है? अगर इतने बड़े अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से ही लेफ्ट गायब है तो लेफ्ट को कहां माना जाए? नहीं, लेफ्ट को तो आपको हर जगह नजर आएगा। लेफ्ट को सड़कों पर नजर आएगा, देश की समस्याओं को उठाता हुआ नजर आएगा,
लेकिन जब इस देश के अंदर एक संगठित वे के अंदर अपराध करने के लिए कुछ संगठन होता है, उसके लेफ्ट क्या कर सकता है? लेफ्ट तो स्वच्छ राजनीति करता है। आप इस चुनाव के अंदर आप देखेंगे जो लोग एमपी का टिकट लेके जनता के सामने बीच में जाएंगे, उनसे जनता एक सवाल कर ले, उन्ना भाई बेरोजगारी के मसले पे आप जंतर मंतर पर थे, आप किसानों को मसले को लेके जंतर मंतर पर थे, आप किसी डीएम ऑफिस पर थे, किसी एसपी ऑफिस पर थे? नहीं थे। अब एक नया फार्मूला निकलेगा, 10 करोड़ लेके पार्टी दफ्तर में लोग जाएंगे, जैसे वो साहब हंस रहे हैं सामने, सिंगाराव साहब, इनके दफ्तर में 10 करोड़ का चढ़ावा चढ़ेगा कैंडिडेट। उसके बाद ये वो कहेगा जी 20 करोड़ में इलेक्शन में लड़ाऊंगा, मुझे वोट दे दीजिए। तो जनता को यह देखना है कि जनता का बेहतरीन नुमाइंदा कौन है। हमने पहले से कहा है 2019 का चुनाव इन गठजोड़ के बीच में नहीं होगा। हम कह रहे हैं नीति बनाम नेता होगा। बिल्कुल, यानी इस इतिहाद पर होगा। ये जिस अलायंस की बात चल रही है, ममता बनर्जी जिसकी बात करती रही है, मतलब उस पर लेफ्ट एक तरह से सवाल उठा रहा। मैं ममता बनर्जी तो खुद आरएसएस के गर्भ से पैदा हुई है। केजरीवाल और पूरा देश जानता है कि ममता बनर्जी और बीजेपी और नक्सलवादी मिलके हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तो वो खुद जानते हैं कि कहां से पैदा हुए। नक्सलवाद के और आरएसएस के गर्भ से पैदा होकर अपने आप को सेकुलर सोमनाथ सिंह कहेंगे तो जी सोमनाथ जी अपना रिएक्शन रखिए। मैं फिर आता हूं सुलेमान मोहम्मद खान साहब, आपके पास भी आता हूं। तरुण चुग साहब भी हमारे साथ जुड़ गए जी। नहीं, मैं लेफ्ट का बंधु है, मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है उनका साथ। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, 61 से 2 हो गया। अभी दूरबीन लेकर अब लोग को ढूंढना पड़ता है लोकसभा में कहां पर आपका कैंडिडेट हुआ है, आपका एमएलए और एमपी कहां पर बैठा है, ये देखना पड़ता है। हर स्टेट से आप लोग निकल, अगर इतना आप लोग का जनता का रिलेशन है, जनता हर जगह से आपको लोगों को ठोकर मार के क्यों भगा देते हैं, ये तो क्लियर कर लीजिए पहले। और दूसरा बात, हम लोग आरएसएस से पैदा हुआ, कभी जनता में भ्रम पैदा हो जाता है, जनता कभी इस भ्रम में आ जाती है। अभी जब मंच का कहावत है ना, बात कर रहा था, ग्वाले से अपनी रखवाल सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर भेड़िए को हाजिर हुआ। और जब भेड़िए को यह पता चला कि उसकी सुरक्षा भेड़िया नहीं कर सकता है, तो जनता पलट के ग्वाले के पास भेड़े जाती हैं। क्या हमारी सुरक्षा आप ही करोगे? बंगाल की जनता ये जान गई है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भेड़िए ने ली थी, वो पूरी हिंदुस्तान की क्या बंगाल के भाईचारे को उसने खत्म कर दिया। मारा था, उसका बाद ये बात अपनी बात रखने के लिए सक्षम नहीं है। बात कंप्लीट हो गई। मैं फिर आता हूं आप लोग के पास। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, पूरा देश का पॉलिटिक्स से कल कोलकाता में मेगा शो होने वाला है। तमाम अपोजिशन पार्टियां एक स्टेज पर एक तरह से होंगी। लेफ्ट वहां पर नहीं होगी, बल्कि यूं कहा जाए कि लेफ्ट और टीएमसी के बीच में किस तरह के हालात हैं वो आप इस डिबेट शो में भी देख रहे हैं। अब अपोजिशन के बीच में इत्तेहाद कैसा माना जाए? उसको वो सेक्रीफाइस करें लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के लिए। और इसी वजह से देखिए, राहुल गांधी साहब ने अपने रिप्रेजेंटेटिव मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी को, दोनों वहां शिरकत करेंगे कल की रैली में। और एक लेटर भी लिखा है और मैसेज भी भेजा है ममता बनर्जी साहिबा को कि हम आपके साथ हैं और पूरा अपना सपोर्ट हम आपके साथ इस रैली में सरकार के खिलाफ आपको देते हैं। देखिए, ये रैली क्यों हो रही है? बहुत से बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी को हटाने के लिए अपोजिशन लामबंद हो रही है, यूनिटी कर रही है। देखिए, मोदी को, बीजेपी को या आरएसएस को क्यों हटाना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल जो और सियासी जमातें हैं अपोजिशन में, वो इसलिए हटाना चाहते हैं कि हमने देखा 4.5 साल में किस तरह से मुल्क में हालात बने। मुल्क के मसाइलों पे तो बात हुई नहीं जो मुल्क के मसाइल थे, लेकिन संविधान को, संविधान की संस्थाओं को किस तरह से डिमीन, डेनिग्रेट और डिग्रेड किया गया। उन संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, संविधान को बचाना है और जमहूरी निजाम को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। सवाल ये कि सारी अपोजिशन पार्टीज को चाहिए में भी एकता नहीं है ना, अपोजिशन भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। जी जी,
जी, मैं आपको उसका भी जवाब देना चाह रहा हूं। देखिए, बहुत सी रीजनल पार्टीज है, जैसे कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, लेफ्ट की भी जगह जगह स्टेट्स में प्रिंट्स हैं, या बहुजन समाज पार्टी के भी हैं। बहुत सी रीजनल पार्टीज ऐसी हैं, जैसे कांग्रेस को समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से यूपी में चुनाव लड़ना है, और ऐसा भी हो सकता है वेस्ट बंगाल में हम टीएमसी के खिलाफ भी लड़े और लेफ्ट के खिलाफ भी लड़े, लेकिन वो हमारी एक पॉलिटिकल फाइट उनसे होगी और हम उसको सेक्रीफाइस करके ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में। अपने पर्सनल पॉलिटिकल या पार्टी इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करके हम हर उस रैली के साथ सपोर्ट करेंगे जो इस सुलेमान साहब यही कुछ तस्वीर यूपी में वहां पर तो सेक्रीफाइस आप लोगों ने नहीं किया, वहां पर सेक्रीफाइस की बात आपने नहीं की। कुछ ऐसी ही तस्वीर यूपी में भी है ना, देखिए कांग्रेस के सामने। देखिए ऐसा होता है कि सियासत में, जो आई एम अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, बट स्टिल सियासत में ऐसा होता है कि मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ हालात होते हैं, और जो इस वक्त हालात हैं हम समझते हैं मुल्क के लिए और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है, और इस रैली के साथ हम अपना पूरा सपोर्ट जाहिर करते हैं। जहां तक अपोजिशन यूनिटी की बात है, मैं समझता हूं सारे जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उन्हें एक साथ आना चाहिए और इस बीजेपी की गवर्नमेंट को बाहर करना चाहिए, और मैं समझता हूं पूरा मुल्क बीजेपी, आरएसएस और मोदी के खिलाफ बिल्कुल तैयार खड़ा है वोट करने के लिए। अब्बास अली जैदी साहब, अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच गए हैं, कल वो इस रैली में शामिल होंगे, और उन्होंने कोलकाता पहुंचते ही कहा कि एक अच्छे सीएम की एक मतलब दूसरे किसी पर्सनालिटी जो पीएम के लिए हो उसकी जरूरत है मुल्क को। अबू हुरैरा भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा। 2019 के चुनाव में जिस तरीके से चुनाव के आगाज में विपक्ष के लिए बुनियाद का पत्थर रखने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है, बहन सुश्री कुमारी मायावती जी से संगठबंधन करके, उसी की अगली कड़ी है जिसको ममता दीदी बड़े पैमाने पे वेस्ट बंगाल में कर रही हैं। एक मंच होगा जिस मंच के जरिए पूरे देश के सामने उन हकीकतों को लाया जाएगा, उन झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा जो ये सरकार लगातार 5 साल से बोल रही है। लेफ्ट की जहां तक बात है, लेफ्ट बहरहाल किसी भी हाल में इस निजाम से लगातार लड़ती आई है और इस निजाम के साथ नहीं खड़ी है, ये वाज़े तौर पे है, क्योंकि लेफ्ट का और समाजवादियों का पुराना रिश्ता है। हम अपने अपने जिम्मेदारियों को एक साथ आके इस देश में कई बार निभा भी चुके हैं। रहा सवाल पीएम का, मैं ये कहता हूं, ये सवाल बार बार आता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से, खास तौर पे ये बार बार आता है। ये कोई पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, एक लोकतंत्र है कि जहां पर आप बार बार कहते हैं कि हमारा तो नरेंद्र मोदी जी हैं, आपका कौन है। आपको सोचना चाहिए कि कल के मंच के ऊपर ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं कि ये सवाल उठेगा जब 18-20 पार्टियां खड़ी होंगी और सबके अपने मफाद होंगे, तो ये सवाल तो उठेगा कि भाई आपका पीएम कौन होगा। तरुण भाई नहीं, तरुण भाई नहीं बोले, मैं 2 मिनट सब्र कर लीजिए। अब्बास अली जैदी साहब, मैं अबू हुरैरा ही बोल रहा हूं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये सवाल तो उठेगा। अब्बास अली जैदी साहब, ये सवाल तो उठेगा जब 18-20 पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर होंगी, मैं आपकी और सबके अपने मफाद होंगे। जवाब दे रहा था अबू हुरैरा भाई, सुन लीजिए। जी सुनिए, समाजवादियों का इस देश में कोई मफाद नहीं है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को हमने साथ मिलाने का काम किया है, जिस तरीके से हमने शाना बशाना होकर कांग्रेस के साथ मिलकर के काम किया था, हमारा कोई मफाद नहीं है सिवाय इसके कि इस मुल्क को एक बेहतर और ऐसी सरकार मिले कि जो सरकार कम से कम इस मुल्क के असल मुद्दों के इर्द गिर्द काम करे। हमसे सवाल क्यों होता है कि इस देश का प्रधानमंत्री हम किसके साथ होंगे, ये सवाल नहीं है। ये निजाम बदल करने के बाद जो बैठक होगी आराम से तय हो जाएगा। मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं, 2004 में इस देश में कौन प्रधानमंत्री का चेहरा था। 2004 से लेकर 14 तक लगातार 10 साल तक इस देश को एक स्थायी सरकार मिली। आदरणीय मनमोहन सिंह जी उस सरकार को लीड करते थे। क्या मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री का चेहरा थे? दूसरा सवाल एक बार और भी जवाब दे दो कि 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे
और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई, अपना मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं रखा। मैं आज सवाल करता हूं, कौन था चेहरा मुख्यमंत्री का? आपने लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, 2017 की बात करेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। वहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ थे, आपने समाज में और राहुल गांधी एक साथ थे, सपा और कांग्रेस एक साथ थे 2017 की अगर बात करेंगे। और अब 2019 में तस्वीर आ गई, पलट गई है। आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना दिखा दिया। ये पिछड़ों के और दलितों के खुले विरोधी हैं। पिछड़ों को आगे करके सरकार बनाने के बाद इन्होंने अपना असली चरित्र बनाया। तमाम पूरा अपोजिशन जो बड़ी पार्टियां हैं कल कोलकाता में जमा हो रही हैं, उनका सिर्फ टारगेट और मिशन है बीजेपी को शिकस्त देना। आप किससे पूछ रहे हैं? हेलो, तरुण चुग साहब जी। अबू हरेरा जी, हाँ जी। अबू हरेरा जी, ऐसा है, मैं पिछले लगभग 25 मिनट से सब लोगों को 20 मिनट से सुन रहा हूं जी। एक गठबंधन के लिए नेता चाहिए और वो नेता पूरे देश के लिए स्वीकार्य नेता हो। हम भी 25 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, लेकिन 25 पार्टियों का एक नेता है जिसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन मैं हैरान हूं, जो हमारे सामने लड़ने वाले हैं, सीपीआई वाले कांग्रेस से लड़ रहे, कांग्रेस और सीपीआई वाले ममता जी से लड़ रहे। आपकी डिबेट में भी वो सहमत नहीं है। देश चलाने के लिए उनके पास क्या सहमति होगी? मैं इसी से देख रहा था कि अभी बताइए, मान लीजिए अखिलेश जी कलकत्ता आ भी गए तो अखिलेश जी वहां किसका वोट दिलवाएंगे? ममता जी अगर यूपी चली भी गई तो ममता जी वहां किसका वोट दिलवाएंगी और कटवाएंगी? अगर मान लीजिए मायावती जी तमिलनाडु चली भी गई तो मायावती जी वहां क्या करने वाली हैं? और बिल्कुल स्पष्ट है कि इनका यह कहना कि 2004 में कोई नेता नहीं था। 2004 में सोनिया गांधी जी एक गठबंधन की नेता थी। यह बात अलग है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, लेकिन 2004 उनकी लीडरशिप में लड़ा गया था, क्योंकि एक बड़ा दल इसको लीड करने के लिए होना चाहिए, जो आज के महागठबंधन के पास नहीं है। ये कल की जो ममता बनर्जी की रैली है, इट इज चैलेंज टू राहुल गांधी कि मैं भी प्रधानमंत्री। मैंने 20 मिनट सुना उनको, उनकी मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही आता हूं। ब्रेक के बाद आपके पास प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हूं और ममता बनर्जी ये क्लेम कर रही है कि मैं ही प्रधानमंत्री होगा। लीडर कौन होगा इस इत्तेहाद का, इस अपोजिशन का? मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। अब्दुल अजीज साहब, जो तस्वीर अपोजिशन की अब बन रही है, कल जिस तरह से कोलकाता में अपोजिशन का जमावड़ा लगने जा रहा है, कैसे इस अपोजिशन को आप देख रहे हैं? क्योंकि वहां पर लेफ्ट नहीं होगी, वहां पर केसीआर नहीं होंगे, कई लीडर वहां पर नहीं होंगे। इस इत्तेहाद को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता जा रहा, और उसकी मजबूती का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो बेंगलोर से शुरू हुआ है, और फिर आपने देखा उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, और ये अब बंगाल में हो रहा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टियों का इत्तेहाद हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी की नींद हराम हो गई। अब जब यहां सारी पार्टियां, चंद पार्टियों को छोड़ के इत्तेहाद के लिए आ रही हैं या आ रहे हैं लोग, तो आप सोच सकते हैं कि ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा धचका होगा। जो वो कह रहे हैं लीडर की तलाश है, तो देखिए नरेंद्र मोदी को पहले कौन जानता था? कुछ दिनों से या 2014 से पहले वो एक छोटे सी रियासत के वजीर थे, वजीर आला थे। अब उसके बाद उन्होंने जो फिरका परस्ती की, फिस्तायत का मुजाहरा किया अपने गुजरात में, उसकी वजह से पूरे मुल्क में वो मशहूर हो गए, और आज उनके पास सिवाय एक लीडर के कोई लीडर ही नहीं है। और जहां तक अपोजिशन का मामला है, मेरा सवाल ये है, बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो नेता थे, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे।
बीजेपी अब्दुल अजीज साहब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे, सबसे बड़ी यूपी में आ जाइए तो एसपी और कांग्रेस अलग अलग है, बीएसपी का इतिहाद है, कांग्रेस अलग है। वेस्ट बंगाल में जाइए तो लेफ्ट और टीएमसी अलग है। अभी जनाब ये इतिहाद कैसे मजबूत कैसे होगा? पार्लिमानी निजाम है या ये इतिहाद मजबूत कैसे होगा अब्दुल अजीज साहब? मिसगाइड करना है, ये मुल्क के निजाम को मिसगाइड करना है। अब्दुल अजीज साहब, ये इतिहाद मजबूत कैसे हुआ जब सब अलग अलग है? तो इतिहाद मजबूत कैसे हुआ? मजबूर प्रधानमंत्री चाहिए। ये देखिए, ये इतिहाद इस तरह मजबूत हुआ कि आपने देखा कि जब बाई इलेक्शन हुए हैं उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ 2 पार्टियां मुत्तहिद हुई हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को हर इलाके में हारना पड़ा। तो आज जब पूरे मुल्क में पार्टियां इत्तेहाद कर रही हैं, मुनज़्ज़म हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, तो उसको ये कमजोर बता रहे हैं। लेकिन यही कमजोर इस मजबूत को बिल्कुल कॉमर्शियल मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा तरुण, चूंकि मैं आपके पास भी आऊंगा, अब्बास अली ज़ैदी साहब आपके पास भी मैं आऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और इसी इशू पर बात करेंगे कि क्या इस बार इत्तेहाद पर इत्तेफाक हो पाएगा, क्या बात अपोजिशन की बनेगी। तो कल कोलकाता में अपोजिशन पार्टियों का मेगा शो होने वाला है, मेगा रैली होने वाली है, जहां पर एक प्लेटफॉर्म पर तमाम अपोजिशन पार्टियां एक तरह से जमा होंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या बात बनेगी अपोजिशन की और अपोजिशन मुत्तहिद हो पाएगा, यानी इत्तेफाक हो पाएगा इस अपोजिशन में इत्तेहाद को लेकर। इसी इशू पर हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि जो पार्टी जहां पर मजबूत हो या बीजेपी को हराने के लिए कम से कम तमाम पार्टियों को एक साथ आना होगा। आज की जो पिक्चर हम देखते हैं सोमनाथ जी, तो कहीं ना कहीं पार्टियां अपोजिशन बटा हुआ है। कैसे अब क्लियर कीजिए, आपको ऐसे कैसे ऐसे लगा जो अपोजिशन पार्टी बटा हुआ है? क्लियर नहीं हुआ। नहीं, आप यूपी की मिसाल ले लीजिए, आप यूपी की मिसाल ले लीजिए, जो सोच आप वेस्ट बंगाल की ही मिसाल ले लीजिए। हाँ बोलिए, यूपी में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ बताइए। यूपी में एसपी बीएसपी अलग है और कांग्रेस भी वहां पर लड़ रही है। मतलब वहां पर टारगेट एक ही है बीजेपी, लेकिन एसपी बीएसपी और कांग्रेस अलग अलग खड़े हैं। अभी मैं आपका पॉइंट में आ रहा हूं। ममता बनर्जी ने क्या बोला था, जो स्टेट में जो स्ट्रांग है वही पार्टी वहां पर चुनाव लड़ना चाहिए। यूपी में एसपी और बीएसपी एक साथ, वो लोग स्ट्रांग हैं। आज से नहीं, बहुत दिन से कांग्रेस का वहां 7 to 8% वोट था, इन लोगों का 22-23% वोट था। तो इन लोगों का वोट का परसेंटेज ज्यादा, वहां पर उन लोगों को लड़ना चाहिए। ममता बनर्जी ने क्लियर किया। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं बोला है जे ठीक है, अगर यहां पर हमारा जो सीट अगर 1-2 मिल जाएगा वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीएसपी एसपी कहां पर भी नहीं बोला है ये बीजेपी के सपोर्ट करेंगे। ये सब आप लोग जो नेशनल चैनल वाले ये बना रहा है, लेकिन इसका मतलब आप लोग इसको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। ये सीपीआई के बारे में चैनल वाले नहीं बना रहे हैं सोमनाथ जी। जो तस्वीर है वो सामने है, जो पिक्चर है, जो पॉलिटिकल पिक्चर है वो सामने है सबके। बीजेपी बंधु को नहीं, बीजेपी बंधु आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। और आप लोग कुछ दिन का मेहमान है, 100 दिन का मेहमान है, उसके बाद टीवी से आप लोग हो जाएंगे, आपको पता है। लेकिन फिर भी आप लोग को मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारा पार्टी ऐसा नहीं, ये गठबंधन ऐसा है, ये मीटिंग ऐसा है ना, सिर्फ हमारा पार्टी नहीं, जसवंत सिंह की हमारा पार्टी नहीं किया, जिंदगी भर वो बीजेपी किया, वो भी आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा जी अभी भी आपका पार्टी नहीं है, वो भी आ रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा पार्टी से कोई आपका मीटिंग में नहीं जा रहा है, लेकिन आपका पार्टी में रहने का बाद भी वो लोग ये मीटिंग में आ रहे हैं। वो ये आवाज उठा रहा है कि हटाओ ये बीजेपी को हटाओ, ये आपका ही जो एमपी है वो लोग आके ये बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी आप बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है।
आप लोग बोल रहे हैं 2021 में बंगाल से हटा देंगे ममता बनर्जी को। आप बताइए आपका मुंह कौन है, कौन चीफ मिनिस्टर होगा? ऐसा नहीं होता है, देश में आग लगा है, ये आग बुझाने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये आपका नाम है बीजेपी, खुल कर राजनीति करते हैं, मुस्लिम को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थनीति को खत्म कर दे रहे हैं। नई जो गवर्नमेंट आएगा 14,000 ठीक है, सोमनाथ राय मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। पूरा अपोजिशन बीजेपी के ही एक तरह से अगेंस्ट है और बीजेपी के लिए ही एक तरह से अलायंस हो रहा है। मैं तरुण चुग आपके पास आऊंगा। सोमनाथ जी बात पूरी हो गई, सोमनाथ जी बात पूरी हो गई, मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना है। अमीर हैदर साहब, आप लोग पॉलिटिकल मुद्दा का सोमनाथ जी बात पूरी हो गई, ऑडियो डाउन कर दीजिए। सोमनाथ जी का बात पूरी हो गई। अमीर हैदर साहब, अब यहां सवाल ये उठ रहा है कि जिस इत्तेहाद की बात इतनी मजबूती के साथ की जा रही, मुझे तो उसमें मजबूती नजर नहीं आ रही है। यूपी की मिसाल आपके सामने है, मगरबी बंगाल की मिसाल आपके सामने है। देखिए मैं आपको बताऊं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना अपने बोल, रहीमन हीरा सब कहें लाख हमारे मोल। हम अपनी बात कर रहे हैं। हर पार्टी सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है। लोकतंत्र के अंदर दो चीजें होती हैं, एक पक्ष एक विपक्ष। और मेरा यह मानना है सत्ता इंसान को सरकश बनाती है और उसकी सरकशी को विपक्ष रोकता है। ये आप जानते हैं। हम विपक्ष के लिए अगर सत्ता को सरकश बनने से रोकना है तो विपक्ष को मजबूत करना जरूरी है। और 5 साल के अंदर देश ने देखा है, देश के अंदर एक ही पार्टी का नाम विपक्ष है, वामपंथ वामपंथ वामपंथ। वो सिर्फ विपक्ष की भूमिका में रहता है। आज सियासत तिजारत है और तिजारत का मकसद है यकसर लूट। हम देश की उस लूट में नहीं, हम बता रहे हैं ना किससे गठबंधन। अमीर हैदर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि एक सीपीआई या सिर्फ लेफ्ट इस वक्त सेंटर में बैठी बीजेपी का सामना नहीं कर सकती है। और जो इत्तेहाद बन रहा है, कल जो मेगा शो होने वाला है, जाहिर सी बात है उनके निशाने पर भी बीजेपी है कहीं ना कहीं। अबू हुरैरा साहब, आप 5 साल के कार्यकाल देखिए, सिर्फ सड़क पे कम्युनिस्ट है और कोई नहीं है। कम्युनिस्टों का गठबंधन इस देश के किसानों से है। कम्युनिस्टों का गठबंधन इस देश के उस मजदूर वर्ग से है जिससे ये वायदे कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, जो सिर्फ इसलिए आंदोलन कर रहा है कि उसकी मंथली आमदनी 18,000 हो जाए देश के अंदर। आंगनवाड़ी उस वर्कर से है जो कहता है 12,000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं। हमारा गठबंधन बीएड अध्यापक से है जिसके ने सारे सिलेक्शन पास कर लिए, उसे नौकरी मैसर नहीं। हमारा गठबंधन पुलिस अभ्यर्थियों के उन अभ्यर्थियों से जिन्हें सारे टेस्ट पास कर लिए 2011 और 2016 2013। हमारा गठबंधन मैं तरुण के पास जाऊंगा। तरुण चुग नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उन अध्यापकों से जो एडॉक बेसिस पे 14-15 साल से काम कर रहे हैं, उसे ये सरकार अब तक परमानेंट नहीं करने को तैयार है। जयदीप साहब, इसका बात तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? उस वक्त आप लोग को दिखाई क्यों नहीं देते हैं? कोई आप लोग का बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग का हमारी सब बात मान रहे हैं। देश ने ये जान लिया है कि आप जो भेड़िए का नवादा जो हो रहा था, वो जान लिया पश्चिमी बंगाल के अंदर वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है फासिज्म में। दो फासिज्म ताकतें आपस में मिल गई है, आरएसएस और बीजेपी। हम उसे नहीं होने देंगे और आपको वहां से उखाड़ देंगे। ये वामपंथ का मतलब। ठीक है, मैं तरुण चुग के पास जाऊंगा। सोमनाथ जी मैं आऊंगा। तरुण चुग, मतलब अगर देखा जाए तो टारगेट पर एक तरह से बीजेपी है, लेकिन क्या बीजेपी यहां पर खुश होगी? क्योंकि ये अपोजिशन या ये अलायंस बहुत मजबूत नहीं लग रहा है। तस्वीर में अगर देखें तो बहुत मजबूती नहीं नजर आ रही है इसमें। ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। सीपीआई बंगाल में सत्ता में रही लगभग 27 वर्ष। आप कम्युनिस्ट पार्टी को बिना बंगाल में ममता जी गठबंधन बनाने की बात कर रही हैं, तो आप सोचिए इस गठबंधन की नींव कहां है। और दूसरी बात, गठबंधन का पहला चुनाव इस देश के अंदर हुआ है, वो तेलंगाना में हुआ, चंद्रबाबू नायडू। और अरे बिल्कुल हमारे साथ है, आप सुन लीजिए जयदीप साहब, आपका वक्त आएगा। पहला चुनाव हुआ तेलंगाना में, चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन का पहला चुनाव लड़ा और वहां से, अरे भैया आपका वक्त रहा,
भाई साहब, अबू जी को चुप कराइए। सोमनाथ जी तरुण जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बोलने दीजिए उन्हें। सोमनाथ जी तरुण जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, बोलने दीजिए, थोड़ा सा मौका दे दीजिए। शिवसेना क्यों अगेंस्ट में है आसाम में, वहां पर वो लोग क्यों अगेंस्ट में है? आप बोलिए। मैं आता हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, आपको समय मिलेगा, आपको समय मिलेगा। तरुण जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। आपका साथ भागने का बाद ये गठबंधन में आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? भाई साहब बोलने देंगे तो अच्छा। असहनशीलता क्या बोलेंगे? सुनने की आदत 4.5 साल और चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में कांग्रेस का चुनाव लड़ा। नरेंद्र मोदी ने बोल रहा था, अभी आप लोग टीवी में क्या? अरे भैया, कितना जुमला दिखाएंगे आप? आइए हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार, अरे अबू जी आप इनको ही बुला लीजिए, हम लोग चुप रहते, हम चुप रहते। भैया कितनी सहनशीलता है, कितने सेक्शन है, आप इससे समझ आती है। आप कितने सेक्शन है, आप सुनने का आदी नहीं है, आप सुनने का आदी नहीं है। आजादी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने, सुनने की आदी नहीं है। और सुनिए, 2014 का आम आदमी का अंदर घुस गया। आपको ये ध्यान पे रखना चाहिए, मैं भी आम आदमी हूँ। ये इंटॉलरेंस, ये बीजेपी आने के बाद भी मेरा अंदर घुसा। आप लोग इंटॉलरेंस जो कैसे है हमारा अंदर? हम भी आम आदमी है। आपकी टॉलरेंस क्या है वो दिख रही है, आपकी टॉलरेंस क्या है वो दिख रही है, आपकी टॉलरेंस क्या है वो दिख रही है, 14 का बाद दिख रही है। और सुन लीजिए, चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस सुलेमान साहब के पास, और अरे अहंकार टूटने वाला है, और तेरी दीदी का अहंकार टूटने वाला है। अरे सुनने ऐसा है कि चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस के साथ तेलंगाना में इन्होंने गठबंधन किया। तरुण जी इस तरह की जबान मत इस्तेमाल कीजिए, बोलने की तमीज सीखो, बोलने की तमीज सीखो, सोमनाथ जी बोलने की तमीज सीखो, बोलने की तमीज सीखो। ठीक है भाई, ऑडियो डाउन कर दिया जाए दोनों लोगों का। मैं सुलेमान मोहम्मद खान साहब के पास जाऊंगा, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कर दिया जाए। मैं सुलेमान मोहम्मद खान साहब के पास जाना चाहूंगा। सुलेमान साहब, आखिर कहां पर कमी रह जाती है? क्योंकि अपोजिशन, अगर सच्चे दिल से आप बताएं तो अपोजिशन में जो इत्तेहाद में जो इत्तेफाक होना चाहिए वो इत्तेफाक एक तरह से नजर नहीं आ रहा है। जी जी जी, देखिए हुरैरा भाई, 3 बातें कहूंगा मैं। पहली बात, जहां तक अपोजिशन यूनिटी की बात है, देखिए जैसे सपा बसपा का यूपी में कांग्रेस से अलायंस नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बेसिकली उनकी सबसे ज्यादा ताकत उत्तर प्रदेश में ही है। बीएसपी के अलग भी स्टेट्स में एमएलएज आते हैं, 2, 4, 6 कहीं ना कहीं, लेकिन वो यूपी सेंट्रिक पार्टीज हैं दोनों। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सारी अपोजिशन पार्टीज यूनाइट हो और साथ में चुनाव लड़े, यूपी की सीटों में भी जनता को ये तो बता दीजिए, लेकिन नहीं हो पाया। उनकी अपनी स्ट्रैटेजी थी, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी मिलकर चुनाव लड़ेगी बंगाल में, कि कांग्रेस उसमें नहीं रहेगी। मैं अपनी बात बता तो दीजिए, वहां उम्मीदवार कौन है प्रधानमंत्री का? राहुल गांधी है। आप कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना चाहते हैं, कि मोदी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहा है। तो मेरे को बताओ, रात भर के भगा दिया वहां से। पंचायतों के चुनाव में बंगाल में क्या हुआ? पंचायतों के चुनाव में बंगाल में बैलेट तोड़ दिए गए, लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। इस तरह से बीच में इंटरफेयर करेंगे। बात अगर पूरी करने दे मुझे, मैं कर लूं। बीजेपी के तर्जुमान बोलने जिसने ऐसे नहीं हो पाएगी बात। कत्ल किया, आप लोगों का परछाई में भी भूत देख रहे हैं। सोमनाथ जी चिंता मत करिए, आपको मैं सिर्फ अपनी डर लग रहा है। मैं बंगाल आपके मुझे अगर इजाजत, तरुण जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पहले सुलेमान मोहम्मद खान साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। तरुण जी कांग्रेस की भाई ऑडियो डाउन कर दीजिए, अगर जिससे मैं सवाल ना करूं उसका ऑडियो डाउन कर दीजिए। जी सुलेमान जी, बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। बस मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। बीजेपी के तर्जुमान बोल गए बीच में। देखिए उनकी स्ट्रैटेजी थी, कांग्रेस ने अदरवाइज स्ट्रैटेजी तय करी। बंगाल में भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी टीएमसी या लेफ्ट के खिलाफ इलेक्शन लड़े। कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि वो स्टेट वाइज अलायंसेस करेगी। जहां तक कल की रैली की बात है, मैं समझता हूं लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में सारी पार्टीज को एक साथ आना चाहिए, और अपोजिशन जहां कोशिश हो इस इविल रजीम को, बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी को जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, उसको हराने के लिए यूनाइट हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अभी बार बार ये सवाल उठता है प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा अपोजिशन में से। सिंपल सिचुएशन है,
हाँ सिंपल, मैं बता रहा हूं भैया, वही बता रहा हूं, प्लीज मैं वही बता रहा हूं, सुनिए तो सर। आप वही ज्यादा परेशान है, उसी का जवाब दे रहे हैं सुलेमान। सुनिए तो आप बात, ये बार जी उसी का जवाब मिल रहा है आपको जी। देखिए उसका बिल्कुल सिंपल आंसर है। कांग्रेस पार्टी ने बार बार ये बात कही है और संविधान भी इसी बात की इजाजत देता है कि जब कैंडिडेट्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं तो लोग कैंडिडेट्स को चुनते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट आते हैं अगर वो मेजॉरिटी में आ जाती है उसका बनता है। जब अलायंसेस होते हैं तो जनरली ये देखा जाता है कि जिस पार्टी की सीटें ज्यादा है तो उसका लीडर ही उस अलायंस का लीडर हो जाता है। लेकिन ये हर बार नहीं होता है, वो सारे अलायंस पार्टनर्स मिलकर बैठ के तय करते हैं कि हम में से बेस्ट कौन होगा और कौन लीड करेगा। जब नतीजा आएगा तो जहां जहां जिसकी सीट्स आई होंगी उसमें से जो बेस्ट आदमी होगा लीड करने के लिए वो लीड करेगा। कोई पेचीदगी नहीं। तीसरी बात एक बात और कह दूं, रहना एक बात और कह दूं, बस एक बात और कहने दीजिए मुझे। बात पूरी कर लीजिए जी। ये जो डिस्कशन हो रहा है कि अपोजिशन में इत्तेहाद नहीं है या यूनिटी नहीं है, अरे भैया सुनो तो यार कि यूनिटी नहीं है। लेकिन ये कोई नहीं पूछ रहा है, ये नहीं बता रहे भाजपा के तर्जुमान, ये बताएं असम गण परिषद भाग गई, टीडीपी भाग गई, राजभर जी जाने वाले हैं आपके, अपना दान जाने वाला है, शिवसेना। डूबते जहाज में से लोग कूद कूद के भाग रहे हैं बीजेपी के और कह रहे हैं हमारी यूनिटी है। आपको लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आपके अलायंस पार्टनर है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट तक को और आरबीआई को आपने नहीं छोड़ा। बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी बैठ के। अगर आप रिपीट हो गए तो कॉन्स्टिट्यूशन आप खत्म कर देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब्बास अली ज़ैदी साहब, अब्बास अली साहब झूठ बोला है, बातों पे जवाब दे। अब्बास अली साहब एक बात सुलेमान साहब ने बिल्कुल सच्चाई से कही। उन्होंने कहा कि इस अपोजिशन में जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी एक तरह से पीएम का कैंडिडेट वहीं से आएगा। लेकिन अखिलेश यादव के सामने, समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल है कि अब वो पीएम किसे बनाएंगे, ममता को या माया को? तय नहीं हो रहा, उसमें भी बैठ के बात तय हो सकती है। हम बता देंगे, तय है भाई। अब्बास अली ज़ैदी साहब से मैं इसका जवाब चाह रहा हूं। अबू हुरैरा भाई आप सवाल दोबारा जी, आप सवाल मेरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सुन नहीं पाया आपका सवाल। अखिलेश यादव जी ने मायावती जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने उनकी तायद की थी कि मैं एक तरह से अगर चांस लगता है पीएम बनने का तो मायावती जी का सपोर्ट करूंगा। अब वो कोलकाता में है, ममता बनर्जी के रैली में वो कल शिरकत करेंगे और ममता बनर्जी की नजर भी पीएम पोस्ट पर ही है। मायावती जी या फिर ममता बनर्जी, किसे पीएम बनाएंगे अखिलेश यादव? अबू हुरैरा भाई, अबू हुरैरा भाई एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर कर दूं मैं कि वो चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे ममता दीदी हों, सभी राजनीतिक दलों का एक लक्ष्य है इस देश को एक स्थायी, मजबूत और सच बोलने वाली सरकार देना। यहां किसी भी दल की तरफ से प्रधानमंत्री को लेकर के कोई ऐसी बहस है ही नहीं और न किसी की तरफ से कोई मजबूर सरकार। और तरुण भाई की बात मैं बड़े गौर से सुन रहा था, सुनता भी हूं, गंभीर और बड़े नेता हैं। बता रहे थे इनके पास 5 साल काम तो किया नहीं है, तो काम बताने के लिए नहीं, अब ये बताते हैं कि साहब एनडीए पूरे का पूरा आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा। जो एनडीए हुकूमत में आया था वो पूरा एनडीए मोदी जी को नेता नहीं मानता। आप ये स्टेबल और अनस्टेबल अलायंस की बहस पे मत पड़िए, हम इस बहस में नहीं, हम तो आपसे आपका संकल्प पत्र रख के बात करेंगे कि आपने कितनी नौकरी दी। हम पूछेंगे आपसे कि 60,000 किसानों ने आपकी हुकूमत में क्यों किया बिल्कुल जवाब आत्महत्या, ये सवाल और आपको तेलुगु देशम पार्टी नेता नहीं मानती, शिवसेना आपको नेता नहीं मानती, उपेंद्र कुशवाहा आपको नेता नहीं मानते, ओम प्रकाश राजभर आपको नेता नहीं मानते, राष्ट्रीय समाज पक्ष आपको नेता नहीं मानता, पीएमके आपको नेता मानता नहीं, एमडीएमके आपको नेता मानता नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा आपको नेता मानते नहीं, यशवंत सिन्हा आपको नेता मानते नहीं है, जनसेना आपको नेता मानती नहीं है, और आप यहां पर बैठ के कहते हैं कि साहब पूरे के पूरा, अरे एनडीए है ही कहां? एनडीए नहीं है। आपकी सरकार के साथ एनडीए नहीं है। कल इस रैली में शत्रुघ्न सिन्हा भी होंगे, सिर्फ वो चंद कॉर्पोरेट घराने हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी कल की इस रैली में होंगे। तरुण जी, मजबूत करने का काम किया है, राजनीतिक लोग नहीं है, कॉर्पोरेट घराने आपके साथ हैं। ठीक है, बस अब बात पूरी हो गई। तरुण जी जवाब ले लीजिए भाई। शत्रुघ्न सिन्हा भी होंगे कल की इस रैली में?
ऐसा है, अब्बास जी, अब अब्बास भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा, हमारे साथ हमारे अलाइज खड़े हैं, 2 दर्जन से ज्यादा खड़े हैं, लेकिन जिस पार्टी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां तो पिताजी भी साथ नहीं खड़े, चाचा जी भी नहीं साथ खड़े, बड़ा छोटा भाई भी नहीं खड़ा, छोटे भाई की बहू भी नहीं खड़ी। वो अलग पार्टी बना के उनके उम्मीदवार प्रधानमंत्री कोई और हैं, उनकी पार्टी टूटी पड़ी है भैया, अपना घर समेत हम इकट्ठे हैं। आपके मेंबर पार्लियामेंट कल इस रैली में होंगे, शत्रुघ्न सिन्हा कल इस रैली में शिरकत करने वाले हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव कि रामपाल यादव कहाँ खड़े हैं और डिम्पल भाभी कहाँ खड़ी है, ये छोड़िए, ये बातें सबको मालूम है कौन कहाँ खड़ा है। इसलिए मेरे बड़े भाई से मेरी विनती है कि टुकड़ों में समाज। अमीर हैदर जैदी साहब, आपके पास आना चाहूंगा, टाइम बहुत कम बचा, बहुत मुख्तसर में मैं जवाब चाहूंगा कि क्या लगता है कि अपोजिशन पार्टियां जो एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रही, सबके कहीं ना कहीं अपने मफाद जुड़े हुए हैं। एक तरफ मायावती जी की नजर पीएम पोस्ट पर है, इसी तरह से ममता बनर्जी की नजर वहां पर है, कांग्रेस तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर है ही है। आप जिस चीज के लिए बेकुल है वो मैं बता देता हूं। अमीर हैदर जैदी के 2 वर्ष पहले के बयान उठा के देख लीजिए, जो सपा नहीं कह रही, कांग्रेस नहीं कह रही, बीएसपी नहीं कहती है, टीएमसी नहीं कह रही, वो हम कहते हैं कि हम एजेंडा तय करते हैं विपक्ष। 2019 का चुनाव दलित प्रधानमंत्री बहुजन सरकार होगा, नीति बनाम नेता होगा, हमारी नीति स्पष्ट है और ये कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा है। आज सारी पार्टियां उस पर मुत्तहिद हैं, जो मुत्तहिद नहीं है वो ये जाने, अब्दुल अजीज साहब, हम स्पष्ट एजेंडे के साथ इस अपोजिशन को देखें, इसमें जो पार्टियां हैं, इन सारी पार्टियों में कहीं ना कहीं इनकी नियत पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, नियत जो भी हो, लेकिन सबका एक ही एजेंडा है कि फिस्तायत को और फिरका परस्ती को कैसे खत्म किया जाए। और इस बुनियाद पर सारी पार्टियां, 2-1 पार्टियों को छोड़कर जो बीजेपी के पीछे आगे रहती हैं, इस वक्त ठीक है, आगे पीछे आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाएंगी। आप देखेंगे 2019 आखिरी कमेंट आपसे ले लेता हूं, इलेक्शन से पहले जो थोड़ी बहुत तरुण जी कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, आखिरी कमेंट होगा, आखिरी कमेंट होगा, फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूं। और आप देखेंगे टीएमसी से पूछो ना, दलित प्रधानमंत्री बहुजन सरकार पर सहमत है या नहीं है। जो अगले प्रधानमंत्री तरुण जी आप इंटरफेयर कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी का एक ही एजेंडा है, मोदी 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 के सिवा कोई और नहीं है, और मोदी ने पूरे मुल्क को वाला है कि आने वाला होगा, क्योंकि 2014 के मुकाबले में तरुण जी 2019 की तस्वीर बहुत बदली हुई है। और क्या अपोजिशन पार्टियों में जिस इत्तेहाद की बात की जा रही, क्या उस इत्तेहाद पर तमाम पार्टियां मुत्तफिक होंगी, क्या उस पर बात बनेगी, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण चुगी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुलेमान मोहम्मद खान साहब आपका भी शुक्रिया, अब्बास अली जैदी साहब, सोमनाथ सिंह राय जी, अमीर हैदर जैदी साहब और अब्दुल अजीज साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।